हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी वर्मा। स्वागत है आप सभी का मदर इंडिया लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में। देखिए स्टूडेंट, आज हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड दैट इज रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर देखते हैं आप लोग उसका क्या रिप्लाई करेंगे। मान लेते हैं एक बच्चा 15 ईयर्स ओल्ड मेरे पास आता है और कहता है कि सर मुझे एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, आज लास्ट डेट है, पापा घर पे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं चल मेरे साथ और मैं तेरा एग्ज़ाम फॉर्म फिल करता हूँ। मैंने उस बच्चे का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया। मेरे लगभग 2000 रुपीज़ लगे। ये सोच के लगाए भाई उस बच्चे के फादर मुझे दे देंगे, लेकिन जब मैंने उसके फादर से मांगे तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया। बड़ी मुश्किल है। एक दूसरी सिचुएशन देखिए, मैंने एक मकान रेंट पे लिया। मैंने ऑनर से बात की हुई थी, देख भाई मैं तुझे इतने मंथ पे करूँ, इतने पैसे जो है पर मंथ पे करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तुझे बिल करना है, तुझे भरना है, मुझे नहीं भरना। ऐसा हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब भाई साहब कहीं बाहर चले गए, पीछे से मुझे बिल भरना पड़ा। मैंने बिल पे कर दिया। अब वो पैसा क्या मैं नेक्स्ट रेंट से माइनस करूं कि ना करूं? जब मैंने किया तो वो कहते भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने बिल भरा तो भरा क्यों? पूछा था क्या मुझसे? बड़ी मुसीबत है। एक सिचुएशन और देखिए, एक्स मेरे पड़ोस में रहता है, कहीं बाहर गया हुआ था कुछ दिनों के लिए। पीछे बहुत तेज तूफान आया और उसकी वजह से उसका जो मकान है वो थोड़ा डैमेज हो गया। मैंने सोचा यार पड़ोसी के काम आता है। मैंने एक मिस्त्री बुलाया, एक मेजन बुलाया और मैंने उस मकान को रिपेयर करवा दिया, ये सोच के कि जब वो आएगा पैसे मिल जाएंगे। भाई आया, थैंक यू भी बोला मुझे। मैंने कहा भैया थैंक यू से काम नहीं चलेगा, जो खर्चा लगा है वो दे, पर नहीं दे रहा। बड़ी तकड़ी सिचुएशन होगी भाई ये तो। एक बार एक आदमी मेरे घर आया, मैंने कुछ किचन गुड्स उससे मंगवाई, कुछ किचन का सामान उससे मंगवाया। वो सारा सामान छोड़ के गया, कुछ ऐसा सामान भी साथ में रह गया जो मेरा नहीं था, उसने किसी और को देना था, पर वो छोड़ गया तो मैंने यूज कर लिया। अब बताओ क्या उस सामान की पेमेंट मैं उसको करूं? छोड़ के क्यों गया भाई? वो जो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं जब लो कम पड़ जाता है, लो भी हमारी हेल्प नहीं कर पाता। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस मीन्स कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको आप फॉलो करो, नहीं करोगे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन बच्चों कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, तो यहां पे हम इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें? अब अगर मैं आपसे बात पूछूं कि भाई मैंने जो सिचुएशंस आपके सामने रखी हैं, आपका क्या रिप्लाई होगा? अगर बच्चे वाले एग्जाम्पल की हम बात करें तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग जो है आप में से ये कहेंगे कि सर आपने तो एक बच्चे की हेल्प की है, आपको आपके 2000 मिलने चाहिए। ये लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ, पर आपके दिल से आवाज़ आई। आप में से कुछ कहेंगे कि सर जो आपका पड़ोसी था जिसकी मकान की आपने रिपेयर करवाई, अच्छा काम किया आपने, तो उसको पेमेंट करनी चाहिए। कहाँ से आवाज़ आई? दिल से आवाज़ आई कि सर जो सामान आपने घर पे यूज़ कर लिया, भले ही वो आपका नहीं था, अब पे करने में क्या प्रॉब्लम है, करना चाहिए। कहाँ से आवाज़ आई? दिल से आवाज़ आई। बच्चों ये जो दिल से आवाज़ आई है ना, कानून की नज़र में
कॉमन लॉ की नज़र में यही इक्विटी है, इसी को बोलते हैं हम साम्य। तो कॉमन लॉ में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं बेस्ड ऑन इक्विटी, उनमें से एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, जिसका मतलब है नो वन कैन बी अलाउड टू एनरिच एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। किसी भी व्यक्ति को दूसरे के धन से धनवान नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति दूसरे के धन से धनवान नहीं हो सकता। तो बच्चों, आपको समझ आ गई कि आज हम किस कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं। ये जो प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट है, दैट क्रिएट्स ए कॉन्सेप्ट एंड दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अर्ध अनुबंध, संविदा कल्प, बहुत सारे नाम है हिंदी में। इंग्लिश में हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो जो बच्चे कंपटीशंस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं वो ये दो बातें समझ लें। एक तो प्रिंसिपल अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब क्या है। नो वन कैन बी अलाउड टू एनरिच एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। दूसरा कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है ये कानून के किस सेक्शन में है। तो बच्चों याद रखिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ, बट इट इज एन आउटकम ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस रिजेंबलिंग टू दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जो बिल्कुल उन्हीं सिचुएशंस जैसी लगती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुई हो। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक तो होता है एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कि भाई ये प्रपोजल हुआ, ये एक्सेप्टेंस हुई, ये कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, ये एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी है, नॉट डिक्लेयर्ड बाय वॉइड भी नहीं है, फ्री कंसेंट है, कैपेसिटी है, एवरीथिंग, एवरी एलिमेंट इज देयर। तो ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक एनफोर्सिबल बाय लॉ एग्रीमेंट हो गया। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं व्हेन देयर इज नो प्रपोजल, देयर इज नो एक्सेप्टेंस, देयर इज नो प्री डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में व्हेन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली, क्या कानून पार्टीज के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट इंपोज कर सकता है? यस, there may be certain circumstances when the law itself imposes contractual obligations on the parties, even though there was no contract between the parties. Such type of contract is called quasi contract. समझिएगा बच्चों इस बात को कि दो लोगों के बीच एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि एक का फायदा हो रहा है और एक का नुकसान हो रहा है, और जिसका नुकसान हो रहा है आपके दिल से आवाज आएगी कि उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इक्विटी यहां ये कहती है कि उसे कंपनसेट किया जाए। लेकिन कैसे करोगे? अब वो ये कह रहा है कि साहब ये जो मुझे कंपनसेट नहीं कर रहा, तो ये सेम वही सिचुएशन है जैसे किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया हो। तो अब आप करोगे कैसे उसे कंपनसेट, क्योंकि यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं। तो कानून कहता है भाई नहीं है तो मान लो, नहीं है तो मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट है। देन सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एज यूजुअल मैं कोई बुकिश लैंग्वेज आप लोगों के सामने नहीं रख रहा कि एक प्रोविज़न को मैं पढ़ के सुना दूं, है ना। वो आप लोगों के पास बेयर एक्ट होगा, कोई टेक्स्ट बुक होगी, उसमें सब आपको मिलेगा। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दीज प्रोविजंस।
तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों जो सिचुएशंस है हमारे पास, वो सिचुएशंस हैं सेक्शन 68 से लेके 72 तक। 68 क्या कहता है? 68 ये कहता है कि कोई भी इनकेपेबल पर्सन है। अब इनकेपेबल पर्सन का मतलब, तो यहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अगर हम जाएं तो इनकेपेबिलिटी ऑफ पर्सन का मतलब क्या हुआ? वो माइनर है, मतलब he or she has not been completed 18 years of his age। और वो जो गार्जियनशिप एंड वार्ड वाला जो मैटर था उसके अंदर 21 ईयर्स आ जाता है, तो अपन जनरली एक बार मान लेते हैं कि वो माइनर है। दूसरा, हु इज अनसाउंड माइंड, हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो माइनर है, अनसाउंड माइंड है और अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। ये जो तीन कैटेगरीज हैं इसको हम बोलते हैं इनकेपेबिलिटी ऑफ पर्सन, कि वो पर्सन इनकेपेबल है। अब 68 क्या कहता है? अगर आपने किसी इनकेपेबल पर्सन को कोई नेसेसरी प्रोवाइड की है तो उस नेसेसरी के बदले आपका जो खर्चा लगा है आप उसे क्लेम कर सकते हैं। समझिएगा 68 देखिए क्या लिख रहा है। क्लेम फॉर नेसेसरीज टू ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब देखिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जिस पर्सन की आप बात कर रहे हैं वो इनकेपेबल है, तो या तो वो माइनर है या वो अनसाउंड माइंड है या वो अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। ऑफ इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि वो इनकेपेबल है और इस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। साथ में लिखा है और ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पे। अब हम इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चे के एग्जाम है, हॉस्टल में रहता है, बच्चा बस एग्जाम के लिए निकलने ही वाला है। उसकी जो रिस्ट वॉच है, घड़ी, उसकी चेन जो है वो टूट जाती है। पास में कोई शॉप उसको दिखाई नहीं दी, तो एक गोल्ड स्मिथ, एक सुनार की दुकान है, वो उसके पास चला जाता है कि अंकल ये एक मेरी घड़ी थोड़ा सा आप देख लें क्योंकि मेरा आज एग्ज़ाम है। अब गोल्ड स्मिथ ने क्या किया, घड़ी की चेन देखी और उसने देखा कि ये चेन ठीक तो हो नहीं सकती। उसे आसपास के एरिया का पता था, उसने कहीं से एक चेन मंगवाई और उस घड़ी में फिट कर दी। बच्चा एग्ज़ाम के लिए चला गया। कुछ दिन बाद जब उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए, बच्चे के पेरेंट्स उस बच्चे को जब लेने आए हॉस्टल से, तो गोल्डस्मिथ भी पहुंच गया कि भाई साहब मेरी इस बच्चे की इस घड़ी की चेन के कोई 150 रुपीज़ बकाया है। तो बच्चे का तो एग्ज़ाम थे, मैंने इससे मांगे नहीं, तो भाई पेरेंट्स ने देने से मना कर दिया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अब यहाँ पे जो गोल्डस्मिथ है उसका एडवोकेट कह रहा है सेक्शन 68 की बात कर रहा है। यहाँ पे बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो ये कहते हैं भाई ये तो माइनर रहते हैं, इसके साथ एग्रीमेंट कैसे कर लिया। बात भी सही है, पर गोल्डस्मिथ का एडवोकेट क्या कहता है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पे किसी माइनर के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो, क्योंकि एग्रीमेंट तो हो ही नहीं सकता माइनर के साथ, भाई एग्रीमेंट तो है तो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो आप किसी माइनर के साथ अगर कोई डील कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन के अंदर 68 के अंदर क्लेम किया जा सकता है। तो 68 की शर्तें जो हैं वो जज साहब के सामने रखी गई कि भाई एक तो ये कि माइनर के साथ डील हुई है, तो 68 का फ़ायदा मेरे क्लाइंट को मिलना चाहिए, यानी कि गोल्डस्मिथ को मिलना चाहिए। दूसरी शर्त ये कि वहाँ पे उस बच्चे को नेसेसरीज प्रोवाइड की गई हैं। इसका मतलब यहाँ पे एडवोकेट साहब ने ये कहा होगा कि बच्चे के घड़ी की जो चेन है इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेसेसिटीज। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं कि लाइफ की जो नेसेसरीज है वो क्या हो सकती हैं, तो ऑब्वियसली बात है भी रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ की
नेसेसरीज में काउंट होंगे। अब क्या घड़ी की चेन इनमें आएगी? तो कोर्ट ने यह माना कि यहां पे अगर उस बच्चे के पास उस टाइम घड़ी नहीं होती तो एग्जाम में जो मैनेजमेंट ऑफ टाइम है बच्चा वो नहीं कर पाता। एग्जाम में बच्चे के लिए एक एक मिनट कीमती होता है, तो इसका मतलब उस घड़ी का होना उस बच्चे के पास इट वॉज ए पार्ट ऑफ नेसेसरीज। तो कोर्ट ने यहां पे ये कहा कि सेक्शन 68 के अंदर गोल्डस्मिथ अपना क्लेम कर सकता है। लेकिन बच्चों 68 के अंदर एक और अच्छी बात है। 68 के अंदर जिस इनकेपेबल पर्सन के साथ आपने डील की है या जिसको आपने नेसेसरी प्रोवाइड की है, भले ही मैं डील वर्ड यहां यूज ना करूं, अगर आपने किसी इनकेपेबल पर्सन को नेसेसरी प्रोवाइड की है तो आपको आपका क्लेम तभी मिलेगा जब उस इनकेपेबल पर्सन की खुद की कोई प्रॉपर्टी हो। अब आप कहोगे कि एक पागल की कैसे प्रॉपर्टी होगी, एक बच्चे की कैसे प्रॉपर्टी होगी? तो मान लो कि वो जो बच्चा है उसके नाना जी ने कोई प्रॉपर्टी उसके नाम की हुई है, उसके मदर ने, उसके पेरेंट्स ने कोई प्रॉपर्टी उसके नाम की हुई है, उसके दादा दादी ने उसके प्रॉपर्टी कोई नाम की हुई है, तो ये तो कानून में कहीं लिखा नहीं हुआ कि किसी माइनर के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि उस बच्चे के पास या उस गोल्डस्मिथ को ये पता लग जाए कि उस बच्चे के नाम कोई प्रॉपर्टी है, तो 68 का फायदा मुझे मिलेगा। तो 68 के अंदर बच्चों 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, आप जिससे भी डील कर रहे हैं या जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक इनकेपेबल पर्सन है। दूसरी शर्त, उस इनकेपेबल पर्सन को आपने कोई नेसेसरी प्रोवाइड की है, कोई जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, उस इनकेपेबल पर्सन, चाहे वो माइनर हो, चाहे अनसाउंड माइंड हो, चाहे अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड हो, उसके नाम कोई प्रॉपर्टी हो, तो आपको सेक्शन 68 का फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब इसी एग्जांपल में एक बार दोबारा आ जाएं। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, फिर एक बच्चा उसी गोल्डस्मिथ के पास आया कि अंकल मेरे घड़ी की चेन खराब हो गई है। अब गोल्डस्मिथ ने सोचा कि यार पैसे तो मिल ही जाएंगे, क्यों बाहर जाना। भाई ने वहीं पे एक सोने की चेन बनाई और उस घड़ी में फिट कर दी, बच्चा चला गया। वो सेम सिचुएशन, वो सेम सर्कमस्टांसेस फिर कवर हुई। बच्चे के पेरेंट्स आए, गोल्डस्मिथ पहुंच गया कि भाई साहब मेरे पैसे, कि उन्होंने कहा कितने, कि जी सिर्फ 15,000। अब पेरेंट्स ने देने से मना कर दिया, मामला फिर कोर्ट में चला गया। अब देखो यहाँ पे माइनर था, चलो बात क्लियर थी, उस माइनर के नाम प्रॉपर्टी भी है, ये भी बात क्लियर थी। लेकिन क्या उस बच्चे की घड़ी के सोने की चेन डालना, गोल्डन चेन जो है, वेदर इट वॉज ए पार्ट ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ, क्या ये जरूरी था? नो, इट वॉज नॉट एसेंशियल। तो यहां पे कोर्ट ने उसे एक ऑर्डिनरी चेन कितने की हो सकती थी सिर्फ उसी के पैसे दिलवाए, ना कि उस गोल्डन चेन के। तो बच्चों यहां ध्यान रखिएगा कि 68 में इनकेपेबिलिटी ऑफ पर्सन के साथ में यह भी जरूरी है कि आप उस इनकेपेबल पर्सन को नेसेसरी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, नेसेसरीज ऑफ लाइफ जो है आप उसी की बात कर रहे हैं, अदरवाइज आपको सेक्शन 68 का फायदा नहीं मिलेगा। इन सिंपल वर्ड्स मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटा हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि आप हीरो बन के और किसी की मदद करने पहुंच जाओ। आपको साबित करना पड़ेगा कि जो आप क्लेम कर रहे हो, जो आपने हेल्प की थी, इट वॉज ए पार्ट ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ, अदरवाइज देयर विल बी नो क्लेम ऑन योर बिहाफ। बड़ी सिंपल सी बात है। तो बच्चों 68 के अंदर हम एक सोशल कंसेप्ट है, एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है कि अगर आपने किसी की हेल्प की है, और हेल्प के अंदर 5 बातें ध्यान रखिएगा, वही रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट, इनसे जुड़ी हुई अगर आपने किसी की हेल्प की है तो 68 में क्लेम मिल जाएगा, बशर्ते उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी हो। यहां पे अगर ये साबित हो जाए कि वो माइनर ही नहीं है तो फिर 68 की जरूरत ही नहीं है।
अब एक बात, एक एग्जांपल और देखिए बच्चों, एक्स जो है उसके घर में उसके अलावा उसकी वाइफ और 2 बच्चे भी हैं। किसी एक्सीडेंट की वजह से एक्स जो है वो इनकेपेबल हो गया, स्टेट ऑफ माइंड लॉस हो गया, यानी कि अब वो एक इनसेन अनसाउंड पर्सन है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं और खुद क्या है, अनसाउंड है। अब उसकी वाइफ जो है उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे पड़ोस में रहने वाला मिस्टर जेड जो है वो उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट करवाता है, हॉस्पिटल में पैसे दे रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जिसकी वो हेल्प कर रहा है वो ना तो माइनर है ना अनसाउंड माइंड है, पर वो जो लेडी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अपने हस्बैंड पे, और हस्बैंड क्या है, एक ल्यूनेटिक, एक अनसाउंड माइंड। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो जो मिस्टर जेड है जिसने यहां उसकी वाइफ पे पैसे लगाए हैं, क्या वो उस ल्यूनेटिक से ले सकता है? ले सकता है अंडर सेक्शन 68, अगर उस ल्यूनेटिक के नाम, उस अनसाउंड माइंड पर्सन के नाम कोई प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब अगर आप किसी इनकेपेबल पर्सन की हेल्प कर रहे हैं तो भी 68 अप्लाई होगा। आप किसी ऐसे पर्सन की हेल्प कर रहे हैं जो किसी इनकेपेबल पर्सन पे डिपेंड करता है, उस पर डिपेंडेंट है, तो भी आप सेक्शन 68 का फायदा ले सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, सेक्शन 68 के अंदर ऑन हिज बिहाफ, इसका मतलब आपने उस इनकेपेबल पर्सन की हेल्प नहीं की, उसके बिहाफ पे किसी दूसरे की हेल्प की है, तो भी उस इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से आपको आपका क्लेम मिल सकता है। ये सेक्शन 68 था। ज्यादातर बच्चे ये जो इसका सेकंड पार्ट है ऑन हिज बिहाफ, इसको स्टडी नहीं करते, तो आप प्लीज इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 69 में। 69 के अंदर ये कहा है आपने कोई पेमेंट कर दी, लेकिन उस पेमेंट को करने की आपकी कोई ड्यूटी नहीं थी। फिर क्यों की भाई? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट था। तो देखिए 69 जो है वो कह रहा है रिएम्बर्समेंट ऑफ मनी ड्यू बाय अनदर। रिएम्बर्समेंट का मतलब टू टेक बैक। अब यहां पे अपन एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझते हैं। एक गोविंद राम गोवर्धन दास सक्सेरिया, नाम याद रखिएगा, गोविंद राम गोवर्धन दास सक्सेरिया मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गोंडल। एक सक्सेरिया मिल्स के नाम से ये केस फेमस है। 1950 का प्रिवी काउंसिल का मामला है बच्चों। सीए में बहुत बार केस स्टडीज की फॉर्म में ये पूछा जा चुका है, फाउंडेशन में भी, सीपीटी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब समझिए केस के फैक्ट्स क्या थे। एक राजा की कुछ सूती मिलें थी, कॉटन फैक्ट्रीज। एक फैक्ट्री उसने एक कंपनी को बेच दी। कंपनी ने उस फैक्ट्री को खरीद लिया, अब अपना काम स्टार्ट कर दिया। म्युनिसिपैलिटी वालों ने इस कंपनी को एक नोटिस दे दिया कि साहब इस फैक्ट्री का कुछ ड्यू, म्युनिसिपैलिटी टैक्स था कोई, वो ड्यू है, ये आप पे करो। अब कंपनी के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंपनी ने जिस साल इस फैक्ट्री को खरीदा था ये टैक्स उससे पहले का था। तो बताओ अब ये टैक्स किसको पे करना चाहिए था? ये टैक्स उस राजा को पे करना चाहिए था जिसने ये मिल बेची थी। अब राजा ने तो पे किया नहीं, कंपनी को ये बात पता नहीं थी। अब अगर आज कंपनी वो टैक्स नहीं पे करती तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उस फैक्ट्री को अटैच कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी जो है उसकी गुडविल खत्म हो जाएगी, अब बड़ी मुश्किल हो गई। तो कंपनी ने क्या किया, वो सारा का सारा जो म्युनिसिपैलिटी टैक्स था वो पे किया और इस राजा के खिलाफ केस फाइल कर दिया। तो क्या राजा को यहां पैसे देने पड़ेंगे? राजा ने तो यही कहा कि भाई एक बात बताओ, मैं क्यों पैसे दूं? क्या आपने मुझसे पूछा था? क्या आपने क्यों पेमेंट की? तो क्या हमारे बीच में ऐसी कोई डील थी क्या कि आप पेमेंट करोगे और मैं वो पे करूंगा? तो ऐसा कोई एग्रीमेंट तो हमारे बीच में था नहीं। अब देखिएगा, जब ये मामला कोर्ट के अंदर गया
तो सेक्शन 69 की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या है, यहां पे पेमेंट किसको करनी थी, राजा को करनी थी। की किसने, कंपनी ने की। क्यों की, क्योंकि कंपनी का उसमें इंटरेस्ट था। अगर कंपनी वो पेमेंट नहीं करती तो कंपनी की गुडविल चली जाती। ऑब्वियस सी बात थी, जब कंपनी, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी कंपनी की थी, तो अगर वो प्रॉपर्टी अटैच हो जाती, उसकी नीलामी होती, तो कंपनी की बदनामी होती। तो कंपनी का इंटरेस्ट था, लेकिन वो पेमेंट ड्यू किसकी तरफ से थी, राजा की तरफ से थी। और राजा या कंपनी के बीच में इस रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट नहीं था। कोर्ट कहता नहीं था तो नहीं था भाई, मान लो कि था, इट वॉज प्रिज्यूम्ड, देन देर वॉज ए सिचुएशन ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और राजा को वो पेमेंट कंपनी को देनी पड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं कोई ऐसी पेमेंट कर रहा हूं जो मुझे नहीं करनी है, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट है। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक मकान रेंट पे लिया, भाई मुझे उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करना, मेरे रेंट में इंक्लूड है। अब ओनर मेरा कहीं चला गया, इधर पीछे बिल आ गया। अब अगर मैं पे नहीं करता तो इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी। पीछे प्रॉब्लम किसको होगी, मुझे होगी। तो मैंने वो बिल पे किया, मेरी ड्यूटी नहीं थी फिर भी पे किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। अब ये पेमेंट अंडर सेक्शन 69 मैं उस ऑनर से ले सकता हूं, इवन दो देयर वाज नो कॉन्टैक्ट रिगार्डिंग सच ट्रांजैक्शन। इसके रिगार्डिंग हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। उसके बाद में आते हैं, बात करते हैं सेक्शन 70 की। अगर बच्चों में ये कहूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 70 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सेक्शन 70 जो है उससे एक और कॉन्सेप्ट जुड़ी हुई है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड दैट इज क्वांटम मेरिट। चलिए वो भी समझेंगे। सेक्शन 70 क्या कहता है। सेक्शन 70 ये कहता है एंजॉइंग बेनिफिट्स फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट्स। अगर किसी ऐसे काम का आपने बेनिफिट ले लिया, फायदा ले लिया जो फ्री होने वाला नहीं है, अगर किसी ऐसे एक्ट का आपने बेनिफिट ले लिया जो फ्री होने वाला नहीं है, तो भले ही आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, यू विल हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा। अब चलिए हम यहां इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास, मैं एक मैकेनिक हूं, मेरे पास एक गाड़ी आती है, मुझे उस गाड़ी की एक ऑर्डिनरी सर्विस करनी है। सर्विस करते करते, मतलब सर्विस का एक एग्रीमेंट है, कोई पार्ट्स उसमें डालना है कि नहीं डालना, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। सर्विस करते करते मैंने देखा कि उस गाड़ी के जो ब्रेक्स है, उसका जो लेदर है वो ख़त्म है। अब मैंने क्या किया, बिना ऑनर से पूछे हुए वो लेदर डाल दिया। ऑनर गाड़ी ले गया। अब मैंने बिल बनाया, उसमें उस लेदर के भी पैसे लगा दिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेरे उस एक्ट से गाड़ी के उस ऑनर का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और क्या वो लेदर फ्री में लगे थे? फ्री में तो नहीं लगे थे। तो इसका मतलब यहां पे उसके रिगार्डिंग मेरे कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, पर मेरे उस काम से अगले ने फायदा तो लिया ना। ही विल हैव टू पे अंडर सेक्शन 70। तो अगर किसी ऐसे एक्ट का आप फायदा ले रहे हैं जिससे आपका बेनिफिट हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट था क्या। यू विल हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा। एक कुल्फी वाला, एक आइसक्रीम वाला, यूँ समझिएगा कि एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। मैंने देखा कि वो अपने फ़ोन में बिजी है। वहाँ पे बाहर आइसक्रीम्स उसकी लगी हुई थी, मैंने एक आइसक्रीम उठाई और खा ली। अब वो कहता है भाई साहब पैसे, भाई किस बात के पैसे? रखी हुई थी, मैंने खा ली। अब आप बताओ कि क्या उस आइसक्रीम का मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ? क्या मैंने एंजॉय नहीं किया? बस मेरे लिए तो यही बेनिफिट था। और क्या वहाँ पर आइसक्रीम उसने फ्री खिलाने के लिए रखी थी क्या? इसका मतलब वो नॉन ग्रेचुअस एक्ट था, विद कंसिडरेशन वाला था। तो ऐसी सिचुएशन में भले ही एग्रीमेंट नहीं है, मुझे पे करना पड़ेगा।
सेक्शन 70 का ही एक एग्जाम्पल और देखिए। सेक्शन 70 दोबारा फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के एक्ट का फायदा मिल रहा है, तो उस दूसरे पर्सन को जिसके एक्ट का आपको फायदा मिल रहा है उसको आपको पे करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। कन्हैया लाल वर्सेस ईश्वर चंद्र का एक केस है। तो इस मामले में क्या था बच्चों कि एक लेडी जो है उनको आइज़ प्रॉब्लम थी, आइज़ में कोई दिक्कत थी। वो एक डॉक्टर के पास गए, वहीं नियर बाय एक आई स्पेशलिस्ट थे, वो लेडी उनके पास चले गए। वो जो डॉक्टर है वो उस लेडी के हस्बैंड का फ्रेंड भी था, तो एक बड़ा फैमिलियर रिलेशन था। डॉक्टर साहब ने लेडी की आई चेक की और उनको बताया भी आपका एक ऑपरेशन छोटा सा करना होगा। लेडी ने कहा नो प्रॉब्लम। एक्चुअल जो एग्रीमेंट होता है एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कि इतने पैसे लगेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं था। आप यूँ समझ लीजिएगा कि बस वो चेकअप करवाने गई थी और डॉक्टर ने इस फेथ में कि भाई ऑपरेशन ज़रूरी है, उनका ऑपरेशन कर दिया। चलो अच्छी बात है। उसके बाद में ऑपरेशन होने के कुछ दिन बाद में जब उनकी आइज से पट्टियाँ खोली गई तो लेडी ने कहा कि जो प्रॉब्लम पहले थी वो अभी भी है। डॉक्टर ने कहा हो ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, दोबारा फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन रुक के। चलो यहीं पे एक बार बात खत्म। महीने भर बाद में उस लेडी ने उसी डिजीज उसी प्रॉब्लम का ऑपरेशन किसी और डॉक्टर से करवा लिया। अब ये जो पिछले डॉक्टर साहब थे इन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि साहब पहले मैंने ऑपरेशन किया था, उसकी इन्होंने अभी पेमेंट नहीं की। चलो दूसरा कहीं से करवाया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझसे क्यों नहीं करवाया, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे जो पहले ऑपरेशन जो मैंने किया था उसकी पेमेंट इन्होंने नहीं की। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि क्या यहाँ पे जो फर्स्ट ऑपरेशन था उसके रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट था क्या? तो ये तो प्रूव हो गया कि वहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो जो डॉक्टर साहब थे उनके एडवोकेट ने सबसे पहले तो सेक्शन 68 का फ़ायदा उठाना चाहा। वो ये कहते हैं कि भाई ये जो लेडी थी इसका ऑपरेशन किया गया, इसका मतलब उस टाइम ये एक बीमार थी, तो इसलिए उसको इनकेपेबल माना जाए। और इनकेपेबल पर्सन को अगर आप ट्रीट कर रहे हो, मेडिकली ट्रीट कर रहे हो, उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो इट वॉज ए पार्ट ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ। तो कोर्ट ने यहाँ 68 का फ़ायदा देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा भाई उसकी आंखें खराब थी, दिमाग खराब नहीं था। तो वकील साहब ने कहा चलो ठीक है, सेक्शन 70 का फ़ायदा दो मेरे क्लाइंट को, यानी कि डॉक्टर को सेक्शन 70 का फ़ायदा दो। सेक्शन 70 ये कहता है कि ऐसा कोई एक्ट जो नॉन ग्रेचुअस हो, अगर उस नॉन ग्रेचुअस एक्ट की वजह से आपका कुछ नुकसान हो रहा है तो सामने वाले को पे करना पड़ेगा। भी मेरे डॉक्टर ने जो ऑपरेशन, मेरे क्लाइंट जो मेरा डॉक्टर है उसने जो ऑपरेशन किया है वो फ्री होने वाला थोड़ी था। भाई इन्होंने कोई धर्मार्थ थोड़ी खोल रखा है, भाई पैसे तो लेने चाहिए थे। अब लेडी ने नहीं दिए तो अब आप दिलाओ। कोर्ट ने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है कि डॉक्टर का वो जो एक्ट था वो नॉन ग्रेचुअस था, फ्री होने वाला नहीं था, मानते हैं। पर सेक्शन 70 ये भी कहता है कि उस एक्ट का उस पर्सन को फायदा होना चाहिए। यहां पे ये प्रूव हो रहा है कि आपके उस ऑपरेशन का उस लेडी को कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप सेक्शन 70 का फायदा नहीं ले सकते। तो बच्चों देखिए कितनी अच्छी बात है। अगर एग्रीमेंट है तो बेनिफिट है कि नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले ही एग्रीमेंट साइन होता है ना, सारी कंसेंट वगैरह ले लेते हैं, कल को कोई फायदा हो ना हो उसको तो उनकी पेमेंट मिले। पर अगर एग्रीमेंट नहीं है तो भी आपको आपकी पेमेंट मिल सकती है, बशर्ते
आपके उस एक्ट का सामने वाले को फायदा मिले। अब बच्चों सेक्शन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सेक्शन 70 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास 2 रेमेडीज हैं। कौन कौन सी? राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट टू गेट डैमेजेस। अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी हमारे पास 2 रेमेडीज हैं। राइट टू sue फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड राइट टू sue फॉर इंजंक्शन। एक अंडर कॉमन लॉ भी हमारे पास रेमेडी है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज क्वांटम मेरिट, जितना काम उतना दाम। अब जितना काम उतना दाम या क्वांटम मेरिट की जो कंसेप्ट है बच्चों, इट इज ए कंसेप्ट ऑफ कॉमन लॉ, इट इज ए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। लेकिन हम उस क्वांटम मेरिट को भी सेक्शन 70 से जोड़ सकते हैं। कैसे भी? मैंने एक घर में वाइट वॉश का काम पकड़ लिया। घर का ऑनर मुझे ये कहता है कि साहब ये मेरा घर है, इसमें 10 कमरे हैं, आपको वाइट वॉश करना है, पेंट करना है। मैंने कहा जी मैं कर दूंगा, 10 कमरे हैं, यू विल हैव टू पे मी 10,000, एक कमरे के 1,000 रुपये लगेंगे। तो एग्रीमेंट क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है 10 कमरे मैं पेंट करूंगा, 10,000 लूंगा। अभी मैंने 2 कमरे पेंट किए थे, भाई उस घर के अंदर कोई ट्रेजेडी होगी, किसी की डेथ होगी, मैंने 2 ही कमरे पेंट किए थे, काम मेरा बंद हो गया। अब मैं उन 2 कमरों की पेमेंट उससे मांगू क्या? क्योंकि एग्रीमेंट तो 10 कमरों का हुआ था। अब बताओ 2 कमरों की मांगू क्या? पर क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे उन 2 कमरों का जो मैंने पेंट किया, क्या इस चीज़ का उसको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि अब ये 2 कमरे अगर मान लो किसी और से भी करवाए तो उसको करवाने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो हो चुकी है, इसका मतलब बेनिफिट तो है ही। और दूसरा, मैंने जो कमरे उसके पेंट किए, क्या मैं फ्री में कर रहा था क्या? नॉन ग्रेचुअस एक्ट है ना। तो इस मीन्स कि इन 2 कमरों के रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट नहीं था, पर मेरा ये एक्ट जो है वो नॉन ग्रेचुअस एक्ट था और मेरे इस एक्ट से उसको फायदा भी मिला। तो यहां पे अंडर सेक्शन 70 मैं उन 2 कमरों की पेमेंट उससे ले सकता हूं, इनके जितना मैंने काम किया है भाई उतना मुझे दाम दे दे, क्वांटम मेरिट। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि क्वांटम मेरिट, तो बेसिकली इट इज ए प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ, मतलब लॉ बेस्ड ऑन इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। लेकिन अगर हम इसको कानूनन रिलेट करें देन इट रिलेट्स टू सेक्शन 70। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 70 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 71 एंड 72 की। 71 फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स जब आप 71 पढ़ते हैं तो आगे आप जब बेलमेंट की कंसेप्ट आती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो वहाँ पे जो सेक्शन 169 है वहाँ पर भी आपको 71 की बात करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ 71 को आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 169 से जोड़ के देखें। अब 71 क्या कहता है? 71 ये कहता है कि अगर कोई खोई हुई चीज़ आपको मिल गई, मतलब यू डोंट नो हु इज़ द ऑनर ऑफ दिस गुड, आपको एक खोई हुई वस्तु मिल जाती है, कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब खोई हुई मिलेगी तो कोई इमूवेबल तो होगी नहीं, ऑब्वियसली मूवेबल होगी, गुड्स की डेफिनेशन में आएगी। अगर कोई खोई हुई चीज़ आपको मिल जाती है तो उसका आप उसी तरह से ध्यान रखें जैसे उसका ऑनर आपको दे के गया हो। आई नो वो दे के नहीं गया, लेकिन ध्यान उसी तरह से रखो जैसे दे के गया हो। भाई आपने कोई चोरी तो नहीं की ना, कोई चीज़ आपको मिल गई और यू नो वेल कि वो चीज़ आपकी नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल उसी तरह से केयर करें जिस तरह से कोई उसका ऑनर आपको दे के गया है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सुबह सुबह मैं उठा तो मैंने देखा मेरे घर के बाहर एक गाय अपने बछड़े के साथ खड़ी है। गाय पालतू लग रही है मेरे को, पैट एनिमल। गाय तो माता होती है, एनिमल क्यों कह रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पे मैंने उस गाय को अपने बाकी के जो जानवर थे, जो बाकी के मेरे पास जो कैटल थे, मैंने उनके साथ बांध दिया, ये सोच के कि भाई अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो ये पता नहीं कहाँ चले जाए और इसका ऑनर परेशान होगा। मतलब मेरे मन में कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है।
अब यहां पे अगर मेरी वजह से उस गाय का कोई नुकसान हो जाए, मेरी वजह से, मैं लायबल हूं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं और उनमें से किसी एक स्टूडेंट का लैपटॉप यहां पर रह गया, मुझे पता नहीं है कि वो एक्चुअल में किसका है, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि मेरा नहीं है, तो फाइंडर ऑफ गुड्स हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं उस लैपटॉप का उसी तरह से ध्यान रखूंगा जिस तरह से वो उसका ऑनर, वो बच्चा मुझे दे के जाता, तो मैं कैसे ध्यान रखता। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं बच्चों कंस्ट्रक्टिव बेलमेंट की। जब आप बेलमेंट का चैप्टर पढ़ते हैं, मैंने ये सारी की सारी कंसेप्ट्स जो मेरी लीगल टर्म्स की क्लासेस थी, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और वहाँ पे जो लीगल टर्म्स की क्लासेस थी आप वो देखिएगा। तो जब मैं अपनी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि गुड्स को फॉर सिक्योरिटी किसी को दे रहा हूँ कि भाई प्लीज़ आप इसका थोड़ा दिन ध्यान रखना, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। तो दो तरह का बेलमेंट हो सकता है आपका, एक्चुअल बेलमेंट और कंस्ट्रक्टिव बेलमेंट। तो जहाँ पे एक्चुअली मैंने किसी को कोई गुड्स दिए, भाई ध्यान रखना, तो एक्चुअल बेलमेंट हो गया। और जहाँ पे कोई चीज़ मैंने नहीं दी पर सामने वाले को मिल गई, तो उसको बिल्कुल उसी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा जैसे मैंने दी है। तो यहाँ पे बच्चों अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है, खोई हुई कोई वस्तु आपको मिल जाती है, तो आप उसका उसी तरह से ध्यान रखें जिस तरह जैसे आपको उसका ऑनर खुद दे के गया है। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, मान लीजिए उस गाय को मैंने बांध लिया और गाय बीमार होगी, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं डॉक्टर बुला के उसको ट्रीटमेंट करवाता हूं और उसका जो खर्चा लगता है, तो क्या मैं उसके ऑनर से ले सकता हूं? यस, सेक्शन 169 इज देयर। अगर फाइंडर ऑफ गुड्स के अंदर मेरी लायबिलिटी है, तो जो ऑनर ऑफ द गुड्स है उसकी लायबिलिटी भी है। और 169 तो यहां तक कह रहा है कि अगर मुझे कोई खोई हुई चीज मिलती है और उसको मेंटेन करने में मेरा इतना खर्चा लग जाता है जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट का 2/3 है, समझिएगा इस बात को। भाई 100 रुपये की कोई मेरे को कोई ऐसी चीज़ मिली, जैसे मान लीजिए आप अपनी घड़ी छोड़ गए, मुझे नहीं पता आपकी है लेकिन मुझे मिल गई, उसको ठीक करवाने में या उसको मेंटेन रखने में ही मेरे 67 रुपीज़ लग गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? तो ऐसी सिचुएशन में मैं उस गुड्स को बेच के भी अपने पैसे पूरे कर सकता हूँ, ऑनर की कंसेंट की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन वो चलिए बाद का मामला है, हम एक सिंपल सी बात करें तो खोई हुई चीज़ मुझे मिल गई, मैं उसका उसी तरह से ध्यान रखूंगा जैसे उसका मालिक मुझे दे के गया, भले ही वो नहीं दे के गया। तो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट तो नहीं है ना, बट लॉ ने इम्पोज कर दिया कि है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बच्चों एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं कि सेक्शन 70 के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो जनरली बच्चे 71 में काउंट कर लेते हैं। अब वो समझ लीजिएगा, ये जो है वो मेरे घर आया और अपनी कोई गुड्स मेरे घर भूल गया, मैंने उस गुड्स को यूज कर लिया। जैसे एक्स जो है वो कुछ स्नैक्स वगैरह जो है वो घर घर में बेचता है, मेरे पास आया, उसने कुछ बिस्कुट्स कुछ स्नैक्स जो है वो मुझे दिखाए, मैंने कुछ स्नैक्स उससे खरीद लिए, उसका एक बिस्किट का पैकेट वहीं रह गया, मैंने चाय बनाई, बिस्कुट खाई। अब वो भाई थोड़ी देर बाद में आ गया कि सर मेरा बिस्किट यहाँ रह गया था, एक पैकेट यहाँ रह गया था। मैंने कहा भैया वो तो मैंने खा लिया। अब यहाँ पे क्या है कि वो चीज़ एक्चुअल में वो छोड़ के गया है, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे बच्चे समझते हैं कि ये तो फाइंडर ऑफ गुड्स है। नहीं बच्चों, ये फाइंडर ऑफ गुड्स नहीं है, यहाँ पे पता है आपको कि उसका ऑनर कौन है। तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 70 आपका एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 70 के अंदर क्या हुआ, आप किसी ऐसे एक्ट का फायदा ले रहे हैं जो नॉन ग्रेचुअस है, वो बिस्कुट छोड़ के गया, फ्री में तो नहीं छोड़ के गया, आपको पता है कि उसके पैसे लगेंगे और आप उसका बेनिफिट भी ले रहे हो, तो सेक्शन 70 एप्लीकेबल हो जाएगा बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पे ये बहुत को रिलेटेड है एक दूसरे से, बहुत को रिलेटेड है। यानी कि अगर मैं 71 की बात करूँ और वहाँ पे उस गाय पे जो मेरा पैसा लगा है, तो क्या उस पे पैसा लगना, उसका ट्रीटमेंट करवाना नॉन ग्रेचुअस है क्या? और मेरे उस एक्ट का फ़ायदा उसके गाय के ऑनर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो इसका मतलब जो 71 है उसमें भी 70 एंटर कर जाएगा।
तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। अब आते हैं लास्ट 72। मैं किसी एक्स से अपने घर का सामान लेता हूँ, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैं जनरली उससे सामान लेता हूँ और वहाँ पे जहाँ पे ये डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पे 3-4 डिपार्टमेंटल स्टोर्स एक साथ हैं। एक दिन मैं कुछ सामान लेके आया, क्रेडिट पे उधार लेके आया। मैं घर आया, मैंने अपने नौकर को कहा, मैं कहा भाई रामू एक काम कर, तो एक काम कर, वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ना, उस दिन जहाँ मैं खड़ा था, तो जा उसको भाग के 500 रुपये दिया। उसने कहा ठीक है सर, मैं अभी चला जाता हूँ। 500 रुपये मैंने दिए और वो दे आया। 2-3 दिन बाद मैं फिर उसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे गया कि सामान लेना था। उस सामान का जब मैं पे करने लगा तो वो कहते हैं बाबूजी पिछले 500 रुपये भी आपके ड्यू पड़े हैं। मैंने कहा अरे यार भाई अभी तो मैंने पहुंचाए थे कल ही। कि नहीं हमारे पास नहीं आया जी कोई। मैंने अपने नौकर को वापस बुलाया, मैं कहा भाई तू आ। उसने कहा साहब जी मैं ना ये जो साथ वाला है ना, मैं इसको दे के गया था। अब मैं साथ वाले के पास गया, मैं कहा भाई हाँ बोल। कहता हाँ जी ये बाबूजी ये दे के तो गया था। अब बताओ क्या वो पैसा उससे मैं वापस ले सकता हूँ? तो 72 क्या कह रहा है, अगर आपने किसी को पैसा पे कर दिया है, चाहे वो या कोई आपने गुड्स डिलीवर कर दी है, जैसे मान लो कि मैं कोई ब्रेड का पैकेट लेके आया, पर घर जब मैं लाया ना तो मेरा मन चेंज हो गया। मैं कहा यार ये नहीं आज नहीं खाना। मैंने अपने नौकर को कहा तू वापस दे गया। अब वो जिस दुकान से मैं लेके आया था ना उसकी बजाय वो दूसरी दुकान पे दे आया। तो चाहे मैंने किसी को पैसे पे किए हैं, चाहे मैंने कोई गुड्स डिलीवर किए, अंडर ए मिस्टेक और अंडर कोर्शियन। यहाँ पे बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखना कि जो कोर्शियन वर्ड है वो एक जनरल सेंस में है, यानी कि आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर है, किसी ने आपको जनरली डराया या धमकाया नहीं है। तो जो सेक्शन 15 में कोर्शियन की जो डेफिनेशन है वो आपके 72 में एप्लीकेबल नहीं होगी। तो एक बार एक क्वेश्चन का एग्जाम में आया हुआ है कि अंडर सेक्शन 17(2) कोर्शियन मीन्स ए जनरल एप्रीहेंशन, और फिर ऑप्शन आता है कोर्शियन डिफाइंड अंडर सेक्शन 15। तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि यहाँ कोर्शियन वो वाला कोर्शियन नहीं है जो 15 में डिफाइन किया हुआ है, ये कुछ जनरल वर्ड यूज किया हुआ है। अब दोबारा समझ लीजिएगा 72 को। बाय मिस्टेक आपने किसी ऐसे पर्सन को पैसे पे कर दिए जो जिसे आपको नहीं करने चाहिए थे, आप उससे वापस ले सकते हैं, भले ही आपका यहाँ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि भाई मैं तुझे दूंगा फिर लेके जाऊंगा। आपने किसी दबाव में किसी को पेमेंट कर दी और बाद में पता लगता है कि पेमेंट आपको करनी ही नहीं थी, आप वो पेमेंट वापस ले सकते हैं अंडर सेक्शन 72 इवन दो देयर वाज नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग सच ट्रांजैक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं। मेरा बिजली का बिल आ गया 15,000 15,000 और पता भी मेरे को कब लगा, एक दिन पहले, कल लास्ट डेट। अब मैं क्या करूं, मैंने पे कर दिया ये सोच के कि अगर पे नहीं किया ना तो बिजली कट जाएगी, काट देंगे आके लाइट। ये एक मेरी एक टेंशन थी, मुझे किसी ने आके डराया धमकाया नहीं, मेरी एक टेंशन थी। तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ जनरल सेंस में यूज़ है। बाद में पता लगा कि बाय क्लरिकल मिस्टेक जिन लोगों के 5-5 हज़ार के बिल थे वो 15-15 हज़ार के आ गए। अब बताओ मैंने जो 10,000 पे किए हैं क्या मैं उसको नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करवा सकता हूँ? क्या इसके लिए मुझे अलग से कोई एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है? ना, कोई ज़रूरत नहीं है। अंडर क्वेश्चन वो पेमेंट हुई है, आपको आपका पैसा वापस मिलेगा या नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन होगी उनमें एडजस्ट होगा, आपको इसके लिए अलग से एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एग्रीमेंट अंडरस्टूड माना जाएगा, कैसा एग्रीमेंट है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ए और बी ने किसी सी से 1 लाख रुपया उधार लिया, तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी ने लिया है किसी सी से तो 50-50 हज़ार होंगे। ए गया पेमेंट देने, बाई चांस उसने क्या किया, अपने 50,000 की बजाय पूरे के पूरे 1 लाख विद इंटरेस्ट दे दिए, ये सोच के कि यार बी से मैं अपने आप हिसाब कर लूँगा। इधर बी जो है वो भी चला गया सी के मुनीम के पास और उसको जाके अपने पैसे दे दिए। अब यहाँ पे ए ने जो पैसे उसको दिए हैं सी को फालतू, क्या वो वापस ले सकता है कि नहीं ले सकता? बाय मिस्टेक दे दिए।
तो बच्चों अगर अंडर कोर्शियन या बाय मिस्टेक आपने कोई पैसा किसी को डिलीवर किया है, कोई थिंग्स किसी को डिलीवर की है, पैसा आपने पे किया है, तो भले ही ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि साहब पहले आप दोगे और वापस दोगे, तो भी आप ले सकते हो सेक्शन 72। तो ये बच्चों मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सारी की सारी बेस्ड ऑन इक्विटी है। इसका मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट लॉ नहीं है। तो जहाँ पे हार्ड एंड फास्ट लॉ नहीं होता, जैसे अपन सीपीसी सीआरपीसी में देखें कि आपको बेयर प्रोविजन से समझने पड़ते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो इलस्ट्रेशंस जो हैं, जैसे आईपीसी है ना, इंडियन पेनल कोड, उसमें इलस्ट्रेशंस पे ज़्यादा ध्यान दो, उसी तरह से यहाँ पे भी आप इलस्ट्रेशंस पे ज़्यादा ध्यान दो ताकि आपको इनके प्रोविजंस क्या मीनिंग क्लियर हो जाए। तो ये आपका एक क्वासिक कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर था। मुझे जितना आता था मैंने कोशिश की आप लोगों को एक्सप्लेन करने की। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज हों, आपने बहुत सारे ग्रुप्स में मुझे ऐड कर रखा है, बिहार जुडिशरी के, यूपी जुडिशरी के, एमपी जुडिशरी के ग्रुप्स के अंदर आपने ऐड कर रखा है। आज शायद एक राजस्थान के कुछ बच्चों का ग्रुप्स था, उसमें भी मैं ऐड हूँ। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हम उसको डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस चैप्टर का आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह से हमारी क्लासेस कंटिन्यू होती रहेंगी। बस आपसे निवेदन यही है कि आप प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, इनको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।